नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस पर। यह चैनल इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर और एनालिसिस के लिए है, जहां पर सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं, उसका इम्पैक्ट भी पता चलेगा। मैं एक भारतीय हूं, यूएस में रहता हूं, तो मैं भारत को समझता हूं अपनी रूट से और इन यूएसए को समझता हूं सिस्टम के अंदर से। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे आज हम ग्रीनलैंड के बारे में। पहले समझते हैं कि ये ग्रीनलैंड है कहाँ। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है और करीब इसका साइज 2/3 ऑफ इंडिया है, 2/3 ऑफ भारत है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पोजीशन पर है, लोकेटेड है। ये आर्कटिक ओशन मीन्स उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर है और नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उन दोनों को कनेक्ट करता है बीच में। जो इस पर कब्जा करेगा, जो इसको कंट्रोल करेगा, वो इन दोनों के बीच के रास्ते को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन करीब 4000 साल पुरानी है। इसको पेलियो इंट्यूट लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से, कैनाडा से यहाँ पर आए थे। यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क से करीब 980 के आसपास यहाँ पर लोग आए। उनका एक बहुत फेमस योद्धा था एरिक द रेड, वो आया, उसने यहाँ पर कब्जा किया। लेकिन 15वीं शताब्दी में यहाँ से नॉर्स कॉलोनीज गायब हो गई बिकॉज ऑफ भुखमरी, युद्ध, बीमारियां, उसके कारण चली गई। 1721 में यहाँ पे डेनमार्क ने कब्जा किया और उसको अपनी कॉलोनी बना लिया। लेकिन आज की तारीख में ये डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक एक प्रांत है, एक स्टेट है और 2009 से स्थिति है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर डेनमार्क ने कॉलोनाइजेशन कैसे किया, क्या हुआ। तो 1721 में क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आए और यहाँ पर फॉर्मल डेनिश कॉलोनाइजेशन चालू हुआ। 1776 में रॉयल ग्रीनलैंड ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश हुई और उसने यहाँ के ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन पे मोनोपोली की। जैसे कि इंडिया में ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उसी तर्ज पर यहाँ पर बनी थी कंपनी भी है। और जैसे किसी भी कॉलोनाइजेशन में होता है, उन्होंने डेनिश लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किए, यहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दिया और जो अपनी लैंग्वेज थी डेनिश लैंग्वेज, उसको वहाँ की शिक्षा की, एडमिनिस्ट्रेशन की, यदि आपको आगे बढ़ना है समाज में या व्यवस्था में, तो आपको उनकी भाषा ही समझनी चलेगी। और जो उनका नेटिव कल्चर था, इंट्यूट कल्चर, उसको बताया कि ये बहुत ही खराब है, बकवास है। इवन ये तक हुआ कि बच्चों को वहाँ से, ग्रीनलैंड से, अपने माँ बाप से अलग करके उनको भेजा गया डेनमार्क में कि तुम यहाँ पढ़ो, और उनको अपने इंट्यूट कल्चर से बिल्कुल उनको जुदा कर दिया। जैसे आपको याद होगा, महाराणा रंजीत सिंह के जो बेटे थे, उनको भेजा गया था यूके में और उनको क्रिश्चियन बना के उनकी क्रिश्चियन लड़कियों से शादी की गई और उनको ख़त्म कर दिया गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई और यहाँ पर एक बहुत बड़े स्केल पर हुई। इवन औरतों को, उनको बच्चे ना पैदा करने पाए तो उनकी नसबंदी की गई ज़बरदस्ती, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े इंट्यूट की। सो डेनमार्क जो आज की तारीख में क्लेम कर रहा है दूध का धुला हुआ, उसने यहाँ पर बहुत अत्याचार किए। राइट। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ग्रीनलैंड बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल जर्मन फोर्सेस और इसकी डिफॉल्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए पर आ गई बिकॉज डेनमार्क कैपेबल नहीं था। और यहाँ पर उन्होंने एक ट्रीटी की और उसके अंतर्गत थुले करके एक जगह है, वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाया गया यूएसए का, जिसको आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको फॉर्मलाइज कर लिया गया। उसके बारे में हम बात करेंगे। और लड़ाइयाँ चलती रहीं, डेनमार्क के जो लोग थे वो आज़ादी के लिए लड़ते रहे। सो 2009 में यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ डेनमार्क की संसद में, और 2009 में ही सेल्फ गवर्नमेंट
बनाने की इजाज़त मिली ग्रीनलैंड में, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र की थी। उनका डिफेंस पर, फॉरेन पॉलिसी पर और की कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ थी उस पे सब पे डेनमार्क का ही कब्जा था आज भी। राइट। एक सीधी सी बात है, डेनमार्क ने वही किया जो पूरे यूरोप ने दुनिया पे किया था कि भाई जो वहाँ की सभ्यता है लोकल, उसको ख़त्म करो। हम ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा सभ्य हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे, और उनको बेसिकली गुलाम बना के रखा। सेम चीज़, सेम पॉलिसी जैसे अंग्रेजों ने किया था हिंदुस्तान में कि कंट्रोल करो ट्रेड पर, पॉलिटिकल पर, सिस्टम पर, कल्चर मिटा दो, उनके इंजीनियरिंग करो सोसाइटी को, रीलोकेशन, स्टरलाइजेशन, सोशल रीडिज़ाइन, और कुछ समय बाद उसको मान लो कि ओ सॉरी हमसे गलती हो गई, और फिर छोटा मोटा काम कर दो और आगे बढ़ जाओ आगे। सेम चीज़ डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में भी किया। टिपिकल यूरोप का कल्चरल सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि 1951 में यूएसए और डेनमार्क के बीच में एक डिफेंस डील हुई, जो कि 1941 में जो एग्रीमेंट हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको फॉर्मलाइज किया गया, और उसके अंतर्गत यूएसए बेस बनाए गए। मोस्ट फेमस इज थुले बेस, जो कि आपको जो कि यूएसए को देता था कि वहाँ पर उनके मिलिट्री बेस बने और उस बेस पर यूएसए का कानून चलेगा, ना कि डेनमार्क का या ग्रीनलैंड का। और उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, और वक्त के साथ साथ वहाँ पर जैसे जैसे कोल्ड वॉर आगे बढ़ी, सो यूएसएसआर को रोकने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और करीब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन बने पूरे ग्रीनलैंड में यूएसए के, और एक वक्त में 10,000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ रहा करते थे। 2004 में इसको अपडेट किया गया इस एग्रीमेंट को, उसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड भी उसमें एक पार्ट होगा। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, यूएसए प्राइमरी डिफेंस सिक्योरिटी गारंटर बन गया, और उसने डेनिश सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया कि ग्रीनलैंड पे आपका कब्जा है, जो कि उनकी कॉलोनी थी। राइट, अगेन एक इनजस्टिस हुआ ग्रीनलैंड के साथ। आज की तारीख में अब आज ये आता है कि भाई इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर। उसके 3-4 कारण हैं। एक तो ये, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया में, सो पोलर आइस मतलब जो स्नो होती है उत्तरी ध्रुव पर, वो पिघल रही है, धुल रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिमलैंड थ्योरी में चेंज हो रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और यूएसए अपनी मुनरो डॉक्ट्रिन को एनफोर्स कर रहा है, क्योंकि वहां से वाया उत्तरी ध्रुव यूएसए पहुंचना आसान हो जाता है रशिया के लिए। और दूसरा, रिसेंटली यहाँ पर ग्रीनलैंड पर बहुत सारे खनिज मिले हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं, उस पर कब्जा हर कोई चाहता है। कुछ पोलर स्ट्रक्चर के बारे में भी है जिसके बारे में बात हम करेंगे, और डिफेंस सिस्टम, क्योंकि जो भी मिसाइल आएगी रशिया से, चाइना से, वो पोलर रूट के थ्रू आएगी। तो यदि वहाँ पर भी कंट्रोल कर लेता है यूएसए, तो मेन लैंड तक पहुँचेंगे नहीं। और सी लेन, आपको जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रीनलैंड बीच रास्ते में है उत्तरी ध्रुव के जो महासागर है और अटलांटिक महासागर के बीच में, उसको कंट्रोल करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सी अपने लेफ्ट हैंड स्क्रीन पर ये डिफरेंट सी लेन खुल रही हैं, बिकॉज आइस मेल्ट हो रही है। मतलब आप सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा एशिया से अमेरिका और कनाडा पहुंचना, खासकर रशिया के लिए, जापान के लिए, चाइना के लिए, इवन यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बहुत आसान हो जाएगा यदि यहाँ से रास्ता आता है। सो एक लड़ाई ये है कि यहाँ पे कब्जा किया जाए। अब देखते हैं कि रिमलैंड थ्योरी, जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में जाना था कि एक रिमलैंड थ्योरी है,
और उसमें यह था कि जो सी रूट्स पे कब्जा करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। और उस पुराने वर्जन में ये था कि जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पूरी आइस है, इस बर्फ है, सो एक्सेसिबल है, तो आपको पहुंचना आसान नहीं है नॉर्थ अमेरिका तक। लेकिन क्योंकि बर्फ पिघल रही है, जैसे रूट खुल रहे हैं, मीन्स वहां पर भी रोका जाना जरूरी है यदि हमें लैंड पावर को कंट्रोल करना है। एंड हु इज द लैंड पावर राइट नाउ? रशिया एंड चाइना। दूसरा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मोनरो डॉक्ट्रिन। तो अब देखिए आप कितना पास में हो गया है, बिकॉज ऑफ दी उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने के कारण, आइस पिघलने के कारण, कि ये तो बिल्कुल पास में हो जाएगा, राइट। दूसरा, जो आपके एक्सट्रीम राइट पर जो मैप है, जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम मींस आज का ग्रेट ब्रिटेन, उसके बीच में जो गैप है, जो कहता है GI-UK गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके गैप। यदि ग्रीनलैंड पे यूएसए, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके में बैठा होगा, वो कंट्रोल करेगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं आएगा। और वहां पर जितने भी आपके सबमरीन डिटेक्शन है हो सकते हैं कि, और या मिलिट्री शिप हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे इस मैप में कि चाइना और रशिया से कितना पास में है यूएसए वाया नॉर्थ पोल। सो एक ये कारण है। दूसरा, यदि आप देखेंगे रिसोर्सेज, जो मैप में आप देखेंगे कि कितने रिसोर्स रिच एरिया है ये। यहाँ पर आपका आयरन है, गोल्ड है, इवन यूरेनियम है, रेयर अर्थ मटेरियल है, बहुत सारे हैं। और इसके चलते चाइना जो है वो रशिया और दूसरी कंट्रीज को फंड कर रहा है कि यहाँ पर आप बनाइए, सी लेन बनाइए, ऑप्टिकल फाइबर लिंक बनाइए, जो कि बेसिकली एक रश है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने का एफर्ट चाइना की तरफ से, जो कि कभी भी एज ए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है इन केस ऑफ नीड। एक चीज और हुई, आपने नाम सुना होगा स्टारलिंक, जो बेसिकली इंटरनेट है सैटेलाइट बेस्ड। और वो सारी सैटेलाइट हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर मींस वो एक पोल से दूसरी पोल की तरफ चक्कर लगाती हैं दुनिया का। तो कहां पर वो सारी सैटेलाइट को कंट्रोल करना आसान कहां पर है? यदि आपका स्टेशन नॉर्थ पोल में हो या साउथ पोल। साउथ पोल मीन्स अंटार्कटिका, और नॉर्थ पोल मीन्स ग्रीनलैंड या रशिया की एजेस, या यूरोप मीन्स स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, दैट एरिया, या कनाडा या अलास्का ऑफ यूएसए। तो यहाँ पर आपके सेंटर्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्टेशंस हैं, सो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है यदि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज और रशियन एंड अमेरिका कंट्रोल करते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी को कोई आए। और यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है मैंने कि जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, आप देखेंगे जो बड़े सेंटर्स हैं वो बेसिकली आपके जितना पास हो सकता है उत्तरी ध्रुव के, उतनी पास में है, राइट। फिर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम, अगेन क्योंकि सारी मिसाइल्स, सबसे पास का डिस्टेंस आपका रशिया और चाइना से वाया उत्तरी ध्रुव है, राइट। दूसरा, आपका GI-U की जो गैप है उस पर कंट्रोल करते हैं आप। बेसिकली रशिया और चाइना को आप एक कोने में बंद कर सकते हैं यदि आप यहां पर कब्जा करते हैं तो। ओके, नाउ अब आप समझ सकते हैं कि यूएसए क्यों चाहता है ग्रीनलैंड पे कब्जा। एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन, हमें से यूएसए बहुत वैल्यू करता है अपने ज्योग्राफिक आइसोलेशन को, क्योंकि उसके बहुत बड़े ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दैट्स वाई मोनरो डॉक्ट्रिन, एंड मोनरो डॉक्ट्रिन का एक्सटेंशन है ग्रीनलैंड को काबू में करना। आज ग्रीनलैंड है और विश्वास कीजिए जल्दी ही ये आइसलैंड भी होगा। ऑल्सो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आपने सुना होगा कि गोल्डन डोम ट्रंप ने प्रपोज की थी, जो बेसिकली उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बेस्ड होगा ग्रीनलैंड में। सी लेन,
रिमेंबर GIU के गैप, उसको चोक पॉइंट है, उस पर बैठकर आप वहाँ की नॉट ओनली मिलिट्री इवन कमर्शियल शिप्स पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड मोनोपोली ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज इन आर्कटिक विच इज रिच, एंड पीपल से some estimate says आर्कटिक में इतना तेल है जितना दुनिया में अभी पूरी दुनिया में लाके भी नहीं है, उससे ज़्यादा तेल है वहाँ पर, लेकिन कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, सो आई कैन नॉट कोट। यदि यूएसए जाता है वहाँ पर तो क्या होगा? नाटो जो संस्था है, जो इनका मिलिट्री अलायंस है यूरोप का और अमेरिका का, उसमें दरार आएंगी, राइट। यूरोपियन यूनियन की जो देश हैं वो यूएसए गुड्स पर टैरिफ लगा सकते हैं, यूएसए की जो सिक्योरिटीज हैं, जो डेट है, उसको बेच सकते हैं। इसके चलते मिलिटराइजेशन होगा, जो कि अभी तक अछूता है, वहाँ पे नेचर मतलब डिस्टर्ब होगी। दूसरा, जो ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती, ना तो वो ग्रीनलैंड को वो ना तो डेनमार्क को चाहती है, ना ही यूएसए को चाहती है, तो वहाँ पे एक पॉपुलेशन रेजिस्टेंस होगा। यदि यूएसए जाता है तो यूएसए शुड बी रेडी उसको काबू करने के लिए। लॉजिस्टिक चैलेंज होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंडिया का 2/3 के बराबर है ग्रीनलैंड, वहाँ पे पूरा काबू करना कितना मुश्किल होगा किसी भी देश के लिए। सो वो एक बहुत बड़ा वो है। एंड यदि यूएसए ने यहाँ पर ताकत के बल पे कब्जा किया तो चाइना का ताइवान पे, रशिया के लिए यूक्रेन और बाकी और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का रास्ता खुल जाएगा। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें कि बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।